कल देर शाम तूफान ने नोएडा शहर में बड़ी तबाही मचाई है। शहर में सैकड़ों पेड़ गिर गए। एक 100 फीट का इलेक्ट्रिक पोल भी गिर गया। 100 फीट का इलेक्ट्रिक पोल ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर गिरा है। गनीमत रही हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सुबह होने के बाद अब गिरे हुए पेड़ों और पोलों को हटाने का काम चला। सुबह से ही इलेक्ट्रिक पोल को साइड करने के लिए हाइड्रा मौजूद है। सड़क रिपेयरिंग का काम भी तेजी से चल रहा है। कई घंटों की मशक्कत के बाद इलेक्ट्रिक पोल हटाया गया। 12 हाइड्रा की मदद से इलेक्ट्रिक पोल हटाया गया है। दिल्ली एनसीआर में तूफान, आंधी और बारिश ने तबाही मचाई। तबाही की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं और पीछे देखेंगे, मेरे ठीक पीछे 100 फीट के आसपास का ये इलेक्ट्रिक पोल धराशायी हो गया और गिरा एक्सप्रेसवे पर। गनीमत ये रही कि यहाँ पर कोई हादसा नहीं हुआ। मौके पर कई घंटों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, यानी हाइड्रा मशीन्स मौके पर पहुंची और हाइड्रा मशीन्स की मदद से इस 100 फीट के आसपास के पोल को किनारे किया गया और रास्ता खोला गया है। इस दौरान कई घंटों का नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जाम भी था। और आपको बता दें, सुबह से ही यहाँ पर बात करें तो ट्रैफिक विभाग, इसके अलावा इलेक्ट्रिक विभाग और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो अथॉरिटी के कर्मचारी हैं वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा आपको एक तस्वीर और दिखाएं, क्योंकि जो पोल है वो यहीं पर गिरा था और किस तरीके से अब पैचवर्क किया गया है आपको जूम करके दिखाएं। 2 हिस्सों में किया गया। इसके अलावा जो क्रैश बीम बैरियर्स लगे हुए हैं एक्सप्रेसवे पर, वो भी किस तरीके से पूरी तरीके से दब गया है। यानी हादसा बहुत भयावह था और सैकड़ों की संख्या में पेड़ गिरे और कई मौतें भी हुई हैं दिल्ली एनसीआर में, जिसमें अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बात करें तो पेड़ गिरने से एक अध्यापक की मौत हुई। साथ ही ग्रेटर नोएडा में रेलिंग ग्रिल गिरने से एक महिला और 2 वर्षीय बच्चे की भी दर्दनाक मौत हुई है। लिहाजा तबाही मचाई, साथ ही उसमें कई मौतें भी हुई हैं। अब इस पूरे प्रकरण ने जिस तरीके से पूरे शहर भर में तबाही मची है, पेड़ गिरे हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोल्स गिरे हैं, अब सब जगह रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से जारी रहे, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या पोल को साइड में करने का काम है वो तेजी से किया जा रहा है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में आंधी तूफान में रेलिंग गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। रेलिंग गिरने से बुजुर्ग महिला का सिर धड़ से अलग हो गया और उसका 2 साल का नाती घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। मिक्सन अल्टीमो सोसाइटी में यह हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला अपनी बेटी और दामाद के पास आई थी और नानी और नाती टहलने के लिए निकले थे, तभी आंधी तूफान का शिकार हो गए। ग्रेटर नोएडा में तूफान के दौरान बालकनी की रेलिंग गिरने से नीचे वॉक कर रही महिला और 2 साल के बच्चे की मौत के मामले में लोग गुस्से में हैं। तूफान के दौरान बालकनी की रेलिंग गिरने से नानी और नाती की मौत हुई थी। सोसाइटी के लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रेजिडेंट्स मिक्सन बिल्डर के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। रेजिडेंट्स ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस लोगों को समझाने में जुटी है। मौके पर सूरजपुर थाना पुलिस मौजूद है। कल देर शाम आए तेज आंधी तूफान की वजह से यूपी के कई जिलों में बड़ा नुकसान हुआ है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर एटा की, जहां पर बारिश और तेज तूफान के कहर की वजह से अलग अलग थाना क्षेत्र में 3 लोगों की मौत हो गई। 15 लोग यहां पर घायल हुए। बुलंदशहर में भी तेज आंधी ने जिले भर में तबाही मचाई है और भारी तबाही की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे जमींदोज हो गए, होर्डिंग्स और यूनिपोल्स गिर गए। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव में जर्जर दीवार गिरने से एक दंपति मलबे में दब गया। आपको बता दें, हादसे में पति खलील की मौके पर मौत हो गई है।
जबकि पत्नी का इलाज जारी है। बेमौसमी बारिश के मद्देनजर सीएम योगी का अफसरों को निर्देश, तूफान और बारिश से प्रभावित लोगों को तुरंत राहत देने के लिए कहा है। अफसर करें क्षेत्र का दौरा, फसल नुकसान का सर्वे कराएं, ये सीएम योगी ने कहा है। जनहानि और पशु हानि पर तुरंत मुआवजा दें, ये भी सीएम योगी ने कहा है। नुकसान की रिपोर्ट तुरंत शासन को भेजी जाए, ये तमाम अहम बातें सीएम योगी ने कही। तो तूफान का तांडव, भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उन प्रभावित क्षेत्रों का आकलन किया जाए जहां पर नुकसान हुआ है और इसे लेकर रिपोर्ट शासन को भेजी जाए। बदायूं में मेंथा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर तक देखी गई। आग देखकर वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोगों में डर के मारे इलाका खाली कर दिया लोगों ने और रोड पर ही रात गुजारनी पड़ी। आंधी आने की वजह से यह हादसा हुआ। आंधी के चलते मेंथा का तेल चिमनी में गिर गया, जिसके चलते आग काफी तेजी से फैल गई। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 100 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। हादसे में 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने घटना पर दुख जताया है। और जब मैं सुबह के समय वहां जाता हूँ तब मैंने देखा लगभग 9 साढ़े 9 घंटे बाद में भी वो धुएं के गुब्बारे जिस तरह से उठ रहे थे। रात में 10-10 किलोमीटर से वो आग की लपटें देखी जाती जा रही थी। तब मैं कहूँगा ये ऐसा दर्दनाक हादसा, इतनी भीषण आग वास्तव में इस उद्यानी के विकास के वो आयाम थे उनमें एक आघात लगा है। कल देर शाम आए तूफान की वजह से दिल्ली में काफी तबाही मची है। पुष्प विहार इलाके में कई जगहों पर पेड़ गिर गए। सड़कों पर पेड़ गिरने से जाम भी लग गया। कई गाड़ियों पर पेड़ गिर गया। आंधी तूफान में दिल्ली में एक शख्स की मौत की भी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर लखनऊ में नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने बायोडायवर्सिटी को लेकर कई अहम बातें बताई। उन्होंने कहा कि आज का विकास मॉडल हमारे लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। तकनीक के साथ प्राकृतिक तरीकों को अपनाना जरूरी है। सीएम योगी ने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर भी नाराजगी व्यक्त की है। और आज जटायु अपने अस्तित्व के लिए इसी भारत भूमि पे तरस रहा है। हमें जटायु संरक्षण केंद्र बनाने पड़ रहे हैं। यानी जटायु संरक्षण के लिए हमें केंद्र बनाने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी मौत मर रहा है, नहीं, हमारे द्वारा केमिकल, फर्टिलाइजर और पशुओं को दी जाने वाली, पालतू पशुओं को दी जाने वाली दवाओं का दुष्परिणाम उसके जीवन के साथ देखने को मिल रहा है। तो हम अपनी परंपरा के प्रति कितने कृतज्ञ हैं, हम स्वयं इससे अनुमान लगा सकते हैं। यानी जटायु तो कोई नुकसान नहीं करता था, वो गिद्ध तो कोई नुकसान नहीं करता था, वह तो प्रकृति के शोधन का काम करता था, वह तो हमारे संरक्षण का ही काम करता था। मरे हुए जानवरों को ही खा करके प्रकृति की शुद्धि करता था। आज वो अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। मुझे कभी कभी जीवों के उस अचानक बदले हुए व्यवहार को देख करके आश्चर्य होता है। याद रखना, कोई जंगली जानवर अचानक हिंसक नहीं होता, अचानक हिंसक नहीं होता है, कारण जरूर होगा कोई। उसका कारण क्या है? हमें उस पर विचार करना होगा।
पता नहीं किस बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी देसी आम के पेड़ काटने के ऑर्डर दे दिए, काट डालो। जामुन के पेड़ काटने के ऑर्डर दे दिए। भाई जब आप लगा नहीं सकते तो काटने का आदेश कैसे दे रहे हैं? और इसीलिए आज इन सब मुद्दों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसको एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। अलग अलग सेक्टर को चिन्हित करने की आवश्यकता है। यह सृष्टि केवल मनुष्य के लिए नहीं है और मनुष्य को अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो उसको सभी जीवों के अस्तित्व के बारे में, जंतुओं के अस्तित्व के बारे में, जल स्रोतों के बारे में, उनके संरक्षण की दिशा में तो कार्य करना ही पड़ेगा। सरकार ने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी का नाम बदला। अब लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी नाम होगा। ये फैसला देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में नाम बदला गया है। अखिल विश्व पाल क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होसिला प्रसाद पाल ने दिया था प्रस्ताव। अहिल्याबाई होलकर को समाज सुधार, सुशासन और जन कल्याण के कार्यों के लिए जाना जाता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और एसपी के एक्स अकाउंट के बीच डीएनए को लेकर विवादित पोस्टर के बाद लगातार वार जारी है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगाए गए पोस्टर में पुतला जलाए जाने का जवाब दिया गया। एसपी नेता मोहम्मद इखलाक की ओर से लगाए गए पोस्टर पर लिखा गया है कि पुतला जला के सोचा कि रोक दोगे रफ्तार, अखिलेश तो आंधी है, ले जाएगा सरकार। डीएनए विवाद को लेकर ब्राह्मण सभा की ओर से अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया था। पोस्टर वार से पुतला जलाने पर पलटवार किया गया है। हरियाणा के हिसार जिला कोर्ट ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है। हिसार जिला कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है। ज्योति मल्होत्रा को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। भारत में पकड़े जा रहे पाकिस्तान के जासूसों पर बोलते हुए निरंजन पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि जासूसों को फांसी नहीं तो कम से कम आजीवन कारावास होना चाहिए। में बहुत सारे हिंदू लोग भी हैं, केवल मुस्लिम्स नहीं है, हिंदू भी है जो जासूस पकड़े जा रहे हैं। मेरा मानना है कि वो लोग निस्संदेह सजा के भागी हैं और उनको अगर फांसी ना तो आजीवन कारावास तो होना ही चाहिए। पाकिस्तान को बेनकाब करने को लेकर भारतीय सांसदों का 6ठा डेलीगेशन भी लगातार रवाना हो गया है। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में ये ऑल पार्टी डेलीगेशन रूस, स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन का दौरा करेगा, जहां पर ये डेलीगेशन बताएगा कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता है और ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान के इसी आतंक पर वार किया था। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, एक तरफ पाकिस्तान जिसको अब आतंकिस्तान कहना ज्यादा उपयुक्त लगता है, जो दुनिया के संस्थाओं से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जे और मदद लेकर आतंकवादियों को पालते पोसते हैं। ऐसे देश को आइसोलेट करना सिर्फ भारत के लिए नहीं दुनिया के लिए जरूरी है। और ये समझना कि अगर भारत में होता है तो भारत पाकिस्तान के बीच का मामला है, उनके देश में होता है तो आतंकवाद है, एक तराजू पर तौलना सही नहीं है। हम दुनिया के मंचों पर पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को उजागर करने जा रहे हैं। ये संदेश हम देना चाहते हैं पूरे विश्व को, भारत शांति प्रिय है, रहेगा,
लेकिन यदि कोई हमारे साथ गलत करेगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये दिखा दिया उनको कि यदि आप परमाणु युक्त कंट्री है, देश है, तो भारत में ये सामर्थ्य है कि हम आपके परमाणु ठिकानों पर जाके, आपके रिएक्टर्स पे जाके हमला करें और आपके सारे परमाणु बमों को आपके ही देश में वहीं ध्वस्त कर सके, वहीं उनको फोड़ सके। तो ये संदेशा हमने जरूर दिया पाकिस्तान को, और यही हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमने कोई नुकसान नहीं किया उनका, पूरा संयम बरता, संयम से किया जो भी किया। पाकिस्तान को बेनकाब करने भारतीय सांसदों का डेलीगेशन जापान पहुंच गया है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन टोक्यो में भारतीय दूतावास पहुंचा। ये डेलीगेशन 5 देशों जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया और गणराज्य और सिंगापुर के दौरे पर है। तो दुनिया को ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान ने क्या किया और उसके बाद भारत की तरफ से किस तरह जवाब दिया गया। भारत की ये नई स्ट्राइक पाकिस्तान पर है। यहाँ 10 दिन के टूर में आए हुए हैं और हमारी टूर की शुरुआत एम्बेसडर साहब के ऑफिस से हुई। हमारे एम्बेसडर हैं जो जापान में कार्यरत हैं, उनकी पूरी टीम से हुई। हम जानना चाह रहे थे कि पहलगाम मैसाकर को लेकर जापान का क्या रवैया है, उसका दृष्टिकोण क्या है। अगर हम जान लेंगे तो हमारी जो बातचीत होगी जापान के लोगों के साथ या जापान के राजनीतिक लोगों के साथ, तो बहुत ही सुविधा होगी, और इसलिए आज बहुत ही विस्तारपूर्वक बातचीत हुई।